18th सेंचुरी के टाइम पे फ्रांस में 3 स्टेट डिवाइडेड थे। फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लर्जी आते थे, यानी कि जो लोग चर्च में रहते हैं। सेकंड स्टेट में नोबल्स, यानी कि जो बचपन से रईस थे। थर्ड स्टेट में आते थे बड़े बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी, किसान और कारीगर, या फिर ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं थी, मजदूरी का काम करते थे, और नौकर। इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो क्लर्जी है वो मोटू कितना आराम से बैठा हुआ है, उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। उसके पीछे नोबल्स हैं जो कि उनसे सेकंड नंबर पे आते थे, एंड थर्ड पे आते हैं वो लोग जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी कि थर्ड स्टेट। फ्रांस की सोसाइटी की कंडीशन कैसी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे? उनके पास एम्प्टी ट्रेजरी, यानी कि पैसा वैसा तो बचा ही नहीं था ज्यादा कुछ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिच लाइफस्टाइल जीते थे वहां के किंग्स, उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया था। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है फ्रांस के अंदर खाने की भी भारी कमी हो गई थी, क्योंकि जो क्रॉप्स थी अच्छे से उगी नहीं थी, और खाने की कमी के चलते लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो खाना बचा खुचा था उसकी भी जो प्राइसिंग थी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। अब ऐसे में होता क्या है, लोगों को खाना मिलता नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन होता है, और लोग जो है मरने लग जाते हैं। प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राइट, यानी कि जन्म से ही किसी को बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज मिलती थी, ऐसा फ्रांस के अंदर होता था। जो कि हम नोबल्स के केस में देखते हैं कि अगर वो बचपन से नोबल्स के अंदर पैदा हुए हैं तो उनको जो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और थर्ड स्टेट को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। बहुत लंबी लड़ाई चली जिसके चलते बहुत सारा पैसा खर्च किया फ्रांस ने, और उन्होंने अमेरिका की भी हेल्प की थी इंडिपेंडेंस की वॉर के अंदर, जिसके चलते उनकी जो कंडीशन थी पैसों के मामले में वो तो नील बटा सन्नाटा हो चुकी थी। आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या थे? पहला तो सोशल कॉज, सोशल डिवीजन, और जो बर्थ प्रिविलेज, यानी कि सोसाइटी में किस तरीके से डिवाइडेड किया गया था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट को, और बर्थ के हिसाब से प्रिविलेज दिया जा रहा था। सेकंड आता है पॉलिटिकल कॉज, वहां पे क्या थे, जो उनके रूलर्स थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे, बेकार मानसिकता थी, और जो लुइस 16 जो किंग था उसकी पॉलिसीज बहुत ही घटिया थी, जिसके चलते लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। इकोनॉमिक कॉज, एम्प्टी ट्रेजरी, पैसा खत्म हो गया। वॉर डेब्ट, लड़ाई के अंदर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया। बैड हार्वेस्टिंग, फसलों का ढंग से ना उगना, ये सभी इकोनॉमिक कॉजेज हैं। इमीडिएट कॉज, यानी कि अचानक से उस टाइम पे कॉज कौन कौन से हुए थे फ्रांस की क्रांति के लिए? पहले तो टैक्स बढ़ा दिए गए थे 1789 के अंदर, जिससे कि इंस्टेंट लोगों के अंदर गुस्सा आया, और लुइस 16 ने भी स्टेट के हिसाब से वोटिंग का हक बना दिया था, यानी कि फर्स्ट स्टेट की जो लोग होंगे अगर वोट देंगे तो एक काउंट करेंगे, सेकंड वालों का भी एक काउंट करेंगे, लेकिन थर्ड के जब बहुत सारे लोग मिलकर भी वोट देंगे तो एक वोट काउंट किया जाएगा। फिलोसोफर्स ऐसे लोग थे जो कि लोगों की मानसिकता को बदलने का काम करते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर। उन्होंने लोगों के माइंड को जगाया कि हाँ चलिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और फिलोसोफर्स एक मॉडल लेके आए जो कि था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे इवेंट्स देखेंगे, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर क्या क्या हुआ था स्टेप बाय स्टेप। 1774 के अंदर जो लुइस 16 था बर्बन फैमिली का, वो फ्रांस का राजा था, और थर्ड स्टेट के अंदर जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन थी वो अनप्रिविलेज थी, उनको कोई भी बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते थे। 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की, और वहां पे उसने नए नए टैक्स इंपोज कर दिए, यानी और नए टैक्स बना दिए, जिसमें से एक टैक्स का नाम था टेले। ये एक डायरेक्ट लैंड टैक्स था, जमीन का टैक्स था, जो कि किसान और नॉन नोबल्स लोगों पे लगाया गया था, यानी कि साफ साफ भेदभाव हो रहा था। थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि हमारा भी एक पर्सन एक वोट होना चाहिए, लेकिन जो राजा था वो इस बात को नहीं मान रहा था। तो जून 20 1789 को हुआ क्या, वर्सेलिस के अंदर एक इंडोर टेनिस का ग्राउंड था, वहां पे सभी थर्ड स्टेट के लोग जमा हुए, और उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने ये भी डिमांड करी कि किंग की पावर को कर्टेल कर दिया जाए। कर्टेल का मतलब किंग की पावर को बहुत कम कर दिया जाए। किंग ने अपनी सेना को आदेश दिया पेरिस में जाने का, जिसके चलते लोग और ज्यादा भड़क गए, और एक किला था जिसका नाम था बेस्टिले। बेस्टिले के किला को लोगों ने खत्म कर दिया। बेस्टिले जो था ये एक ऐसा किला बनाया गया था पेरिस के अंदर जो कि रॉयल अथॉरिटी को सिंबलाइज करता था। ओरिजिनली बनाया गया था शहर को बचाने के लिए, लेकिन बाद में इसका यूज किया जाने लगा लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, इसको जेल की तरह यूज किया जाने लगा। और यही हमें दिखाता है कि जो बेस्टिले था ये लुइस 16 की टायरनी को शो करता है, उसकी क्रूरता को दिखाता है। जुलाई 14 1789 को जो रिवोल्यूशनरीज थे, यानी क्रांतिकारी, उन्होंने इस किले पे आक्रमण कर दिया, और वहां के जितने भी कैदी थे उन सबको आजाद कर दिया। अब इसके चलते हुआ क्या, लोगों के अंदर अब क्रांति की भावना उठ गई। लुइस 16 को एट द एंड नेशनल असेंबली को अपनाना पड़ा, और उसने अपनी पावर से गिव अप कर दिया। 4 अगस्त 1789 को जितना भी फ्यूडल सिस्टम था ऑब्लिगेशन का, टैक्सेस का, वो हटा दिया गया एक आदेश के द्वारा। डिक्री का मतलब आदेश, ऑब्लिगेशन यानी कि जो भी रूल्स उसके बनाए गए थे और जो भी टैक्स उसने लगा रखे थे लोगों पे, वो सब कुछ हटा दिए गए थे, और जो प्रिविलेज क्लर्जीज को मिल रखी थी वो प्रिविलेज भी हटा दी गई। नेशनल असेंबली ने 1791 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में।
और उन्होंने ये कहा कि एक पर्सन का मतलब एक वोट होगा। लेकिन उनकी जो ये वोट करने की स्ट्रेटजी थी अभी भी थोड़ी सी अजीब थी। ये थी एक्टिव सिटीजन ओनली। एक्टिव सिटीजन का मतलब था कि सिर्फ मेन वोट कर पाएंगे, और वो वोट कर पाएंगे जो 25 साल से ऊपर के हैं, और वो एटलीस्ट जो है टैक्स पे करते हो, जो कि एक लेबर के दिहाड़ी का 3 दिन का पैसा होता है। और जो मेन और विमेन इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते थे उनको हक नहीं मिला वोट करने का, और उनको पैसिव सिटीजन बोला गया। अब इस समय पे हुआ क्या, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लग गए अलग अलग। लेकिन इस टाइम पे जो जैकोबिन क्लब था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ। जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो बेसिकली छोटे सेक्शन से आते थे सोसाइटी के, और कारीगर हो गए, जूते बनाने वाले हो गए, पेंटर्स हो गए, नौकर हो गए, और जो डेली भत्ते पे जो काम करते हैं वो लोग हो गए। ऐसे लोग जैकोबिन क्लब के अंदर शामिल थे। इनका जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर, और जैकोबिन क्लब के लोगों को सैंस कुलेक्टस बोला जाता था, जिसका मतलब होता है विदाउट नी ब्रिचेस। देखो, आसान भाषा में समझा जाए तो ये जैकोबिन क्लब के लोग थे, इनको बहुत ज़्यादा फैशन करना नहीं पसंद था। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल क्लोथ जो थे वो एरिस्टोक्रेट्स पहनते थे, और बहुत ही ज़्यादा वेल्दी लोग पहनते थे। तो ये उस चीज़ को जो है नहीं दिखाना चाहते थे, इसीलिए ये नॉर्मल जो है ट्राउजर्स पहनते थे, शॉर्ट ट्राउजर्स पहनते थे, ठीक, और बहुत ज़्यादा फैशनेबल ड्रेसिंग नहीं करते थे। उसी बात को यहाँ पे सैंस कुलेक्टस वर्ड की मदद से दिखाया गया है। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब ने प्लान किया कि वो जो है रॉयल फैमिली को जेल में डाल देंगे। रॉयल फैमिली यानी कि किंग की फैमिली। 21 सितंबर को उन्होंने फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। रिपब्लिक एक ऐसी जगह जहां पे सभी लोगों को बराबर अधिकार है, सभी लोग जो है अपने हिसाब से सरकार चुन सकते हैं, और पावर की डिवाइडिंग जो है अच्छे से होगी उसके अंदर। लुइस 16 को मौत की सजा सुनाई गई ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीसन, यानी कि ये बोला गया कि उसने अपने ही लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, अपनी ही जनता को लूटने की कोशिश की है और गुमराह किया है, और उसको पूरी पब्लिक में एग्जीक्यूट किया गया, यानी पूरी पब्लिक के सामने उसको मारा गया 21 जनवरी 1793 को। इसके बाद 1793 से लेकर 1794 यानी पूरे 1 साल तक जैकोबिन का जो लीडर था रोबेस्पियर, उसने बहुत बुरे तरीके से राज किया, और इस समय को रेन ऑफ टेरर का नाम दिया गया। यानी वो जिसको चाहे उसको मरवा सकता था। उसने बहुत से लोगों को मरवाया, 1000 ऑफ पीपल्स की डेथ करवाई उसने। 1794 के अंदर रोबेस्पायर को भी उठा के टपका दिया गया। जैकोबिन का लीडर जो था उसको भी एंड में वही मिला जैसा वो करता आ रहा था। जैकोबिन का लीडर मर चुका था, यानी कि जैकोबिन क्लब अब गिरने लग गया था। अब इस समय पे हुआ क्या, वो मिडिल क्लास जो कि थोड़ा अमीर था उनको मौका मिला और उन्होंने पावर जब्त कर ली। उन्होंने 5 मेंबर की एक डायरेक्टरी बनाई 26 अक्टूबर 1795 में। हालांकि ये जो डायरेक्टरीज थी आपस में क्लैश वगैरह, आपस में लड़ाई वगैरह करते थे, जिसके चलते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, यानी आपस में कभी इनकी सहमति नहीं होती थी। इसके चलते हुआ क्या, अब हुआ राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही शुरू हो गई, जो कि की थी नेपोलियन बोनापार्टे ने, जिसने कि डायरेक्टरी का एंड कर दिया 1799 के अंदर, और वो खुद जो है पहला काउंसिल बन गया, और उसने खुद को बाद में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया 1804 के अंदर। हालांकि नेपोलियन 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर हार गया। फाइनली हुआ क्या कि स्लेवरी एबॉलिश की गई, यानी कि गुलामी को हटा दिया गया 1848 के अंदर। वुमेन्स ने भी बहुत फाइट की, क्योंकि वुमेन्स को तो वोट का अधिकार था ही नहीं, और उनको इक्वल पे भी नहीं मिलता था, यानी कि जो काम वगैरह करते तो उसके लिए पे वगैरह भी बराबर नहीं था। तो उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, एंड उनको एट द एंड 1946 के अंदर राइट टू वोट मिला। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रांस से ही लिए गए हैं। लिबर्टी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सोच सकता है, अपने हिसाब से कुछ चूज कर सकता है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि सबको जो है सबका स्टेटस, राइट, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर बराबर मिले। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक भाईचारे की भावना सबके अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी शीट दी गई है जिसके अंदर जो है डेट्स लिखी हुई है, और आपको यहाँ पे इवेंट्स मेंशन करने हैं, और इस वीडियो के अंदर हमने सारे इवेंट्स को डिस्कस कर रखा है, तो आप इवेंट्स यहाँ पे फिल करेंगे तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।